तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, फिर आरसीसी का मतलब देखेंगे हम लोग आगे चल कर। आरसीसी से पहले हम लोग पीसीसी पढ़ना पड़ेगा कि पीसीसी क्या होता है और किस तरीके से आरसीसी आया है ना, उसका हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, डिजाइनिंग का, कि डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। देखो अगर हम बात करें बीम का, है ना, बीम का बात करें तो बीम के अंदर कंक्रीट कितना अमाउंट में दिया गया हो, है ना, बीम का साइज क्या होगा, यानी कि उसका विड्थ क्या होगा, उसका डेप्थ क्या होगा, बीम के अंदर जिस रेनफोर्समेंट का आप यूज किए हो, है ना, वो कितने नंबर ऑफ बार्स दिए हो आप, कितने नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स दिए हो आप, इन सब की कैलकुलेशन करना, इन सब को निकलाना क्या कहलाता है, डिजाइनिंग कहलाता है। डिजाइनिंग करना मतलब ये नहीं है कि ड्राइंग करना है या पेंटिंग करना है या हम लोग को बना देना है बीम का, है ना, वो सब बनाना नहीं है, हमको निकालना होगा डाटा को। कौन सा डाटा, बीम का साइज हो गया, स्लैब का विड्थ हो गया, स्लैब का डेप्थ हो गया, है ना, थिकनेस हो गया, है ना, नॉमिनल कवर कितना दिए हो, क्या होता है देखेंगे आगे, नॉमिनल कवर कितना दिए हो, नंबर ऑफ बार्स कितना दिए हो, कितने एमएम का छड़ दिए हो, मतलब स्टील दिए हो, है ना, तो इन सब चीजों को निकलाना क्या कहलाता है, डिजाइनिंग कहलाता है। क्लियर यहाँ तक। अब आरसीसी डिजाइनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स का हमको स्टडी करना है उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आरसीसी में कौन कौन सा टॉपिक्स आएगा। तो पहले बात तो हम लोग बात करेंगे पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या बात करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी का। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी हमको किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना हो तो पहले उसका बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पता होना चाहिए हमको, आरसीसी का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। पहला चैप्टर में तो हम लोग यही देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएगा या 3 चैप्टर आएगा। क्या क्या, सिंगली रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर, डबली रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर, और क्या गया हमारे पास, फ्लेंज सेक्शन। फ्लेंज सेक्शन वही सेक्शन है जो आप करके आए हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन। तो अब यहाँ पे उसका यूज देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग जो ये चीज निकालेंगे, ये चीज का एनालिसिस करेंगे, सेम इसी का एनालिसिस हम लोग WSM में भी करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी करेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। आगे देखो और कौन सा टॉपिक आएगा हमारे पास, डिजाइन ऑफ बीम का डिजाइनिंग करेंगे हम लोग, लिंटल्स का डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद डिजाइनिंग करने के बाद शेयर एंड टॉर्सन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर अगला चैप्टर आएगा हमारे पास बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ का। फिर आएगा हमारे पास स्लैब का, जो छत देखते हो आप, उसका डिजाइनिंग करेंगे, 1 वे भी देखेंगे और 2 वे भी देखेंगे। फिर कॉलम से आएगा हमारे पास फाउंडेशन आएगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी आएगा हमारे पास, रिटेनिंग वॉल्स भी आएगा हमारे पास, ठीक है। वाटर टैंक भी आएगा हमारे पास, स्टेयरकेस भी आएगा, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आएगा, फिर आ गया हमारे पास मशीनरी स्ट्रक्चर। तो ये सारे चैप्टर्स का हम लोग डील करेंगे आरसीसी के अंदर। क्लियर है, 1 बाय 1 सब में डिजाइनिंग करना है हमको। कहीं पे कॉलम का डिजाइनिंग करेंगे, कहीं पे फाउंडेशन का डिजाइनिंग करेंगे, कहीं पे रिटेनिंग वॉल का, वाटर टैंक का, सब आपको पता है। बस आपको क्या करना है, डिजाइनिंग करना है, ठीक है। फाउंडेशन सबको देखा होगा, फाउंडेशन, वाटर टैंक भी सबको देखा होगा, स्टेयर भी सब लोगों को देखा होगा, ठीक है। तो हम सबका क्या करेंगे, डिजाइनिंग करने वाले यहाँ। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो ये आरसीसी का डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कोड अवेलेबल है। हमको डेटा लेना होगा, है ना, कुछ रेफरेंस लेना होगा हमको, तो कुछ आईएस कोड होता है हमारे पास, उसका यूज करना पड़ता है हमें डिजाइनिंग करने में। कैसे यूज करते हैं वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी तो आज पहला लेक्चर है, लेकिन हम कोड का नाम यहाँ पे लिख दिए है, ये कोड आपको लेना होगा। इसमें से एक कोड तो 100% लेना होगा, IS 456-2000, नाम सुना होगा तुम लोग इस चीज का, डिजाइन ऑफ आरसीसी के लिए यूज होता है। और याद रखना ये जो कोड आप लोगे वो कौन सा लोगे, अबटमेंट 4 का लोगे। 2019 में नया अबटमेंट आया है, अबटमेंट 5, वो वाला कोड लोगे आप। लेना क्या है, आप सिंपल डाउनलोड कर लेना वहाँ से, है ना, गूगल में जाना, गूगल में लिखना IS 456-2000 अबटमेंट 5 और निकल के आ जाएगा। उसको PDF निकाल लेना और उसको जाके प्रिंट आउट करवा लेना और एक फाइल बना लेना तुम लोग, ठीक है। और उसको हर दिन क्लास में लेकर आपको आना है, हर दिन क्या करना है, क्लास में लेके आना है। समझ आ रहा है ना। नाम सुने हो कभी इसका कि नहीं, सुने हो ना, नहीं सुने हो, कितना लोग सुना है, ठीक। तो इस कोड का आपको यूज होगा यहाँ, ठीक है। वो कोड आपका एग्जाम में भी अलाउड होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होगा ना उसमें अलाउड होगा, आप वो कोड लेके जाओगे आप वहाँ, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, ये इसको तो आपको 100% होना ही चाहिए। बाकी कोई सा नहीं भी हो तो चलेगा, बाकी जो जरूरत होगा वो हम सेंड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये आपका हार्ड कॉपी में होना चाहिए, IS 456-2000। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो IS 1893 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है ये कोड हमारा। उसके बाद है हमारे पास IS 13920, ये डिजाइन और डिटेनिंग ऑफ डक्टाइल आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। उसी तरीके से सारे IS कोड के यहाँ पे नाम मेंशन है। एक चीज याद रखना, एक सेकंड हमारा, ठीक है।
तो हम लोग कहाँ थे, कोड के बारे में हम बता रहे थे। एक बात याद रखना कि पिछले साल तुम लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेट क्वेश्चन किया गया है यहाँ से। क्या बोल दिया, बोल दिया कि लेट सपोज, याद नहीं हमको एग्जैक्ट कौन सा था, यही क्वेश्चन यहीं से था। क्या क्वेश्चन था, जैसे कि डिजाइन ऑफ लोड बियरिंग वाल्स, इसके लिए हम लोग कौन सा कोड का यूज करते हैं, ऑप्शन दे दिया 4-5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक आपको कोड के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक, तो सारा कोड हम मेंशन करा दिए हैं आपको, और ये कोड आपका पास 100% हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ये वाला पहला नंबर। ठीक है, चले आगे। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट में इंटर करने से पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो क्या क्या है, पहला है आपका एनालिसिस पार्ट, और दूसरा है आपका डिजाइनिंग पार्ट। तो एनालिसिस पार्ट में आपके लिए 3 सब्जेक्ट है। क्या क्या है, 2 सब्जेक्ट, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप पढ़ के आए हो सोम, और क्या है, और है हमारे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा एनालिसिस पार्ट में। वहाँ पे हम लोग SFD BMD निकालते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा करके, है ना, एनर्जी इक्वेशन लगा करके, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा करके। तो ये सारे इक्वेशन लगा करके, या इन सारी इक्वेशन की मदद से हम लोग एनालिसिस करते हैं बीम का, कॉलम का। ठीक है, तो वो आप करके आए हो, सो में वही किए ना हम लोग उतना दिन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिसिस पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारे पास डिजाइनिंग पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, डिजाइनिंग पार्ट। अब डिजाइनिंग पार्ट में भी हमारे पास 2-3 सब्जेक्ट है, जैसे कि RCC, स्टील स्ट्रक्चर, और है एक हमारे पास प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर। तो ये 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, है ना। तो जो भी बीम का आप एनालिसिस करके आए हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसी बीम का हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। कैसे डिजाइनिंग करते हैं वो धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े? ठीक, अच्छा, हमको जब डिजाइनिंग करना है तो हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख करके डिजाइनिंग करना होगा। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइनिंग करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पेन लेना है, पेन लेने के लिए हम गए दुकान, तो हमको कुछ पॉइंट्स होगा जिसको ध्यान में रख करके लेना है। जैसे कि हमको ब्लू पेन लेना है कि ब्लैक पेन लेना है कि रेड पेन लेना है। पहले हम अपना काम को देखेंगे, भाई मेरा काम कौन सा चीज़ का है, हमको नोट्स बनाना है ना, या हमको हेडलाइन के लिए यूज़ करना है, या हमको कॉलेज में, हम टीचर है, हमको कॉलेज में कॉपी काटना है ना। तो हम किसके लिए लेने वाले हैं ये चीज़ देखना होगा ना, तब ना हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको लाल पेन लेना है कि ब्लू पेन लेना है कि काला पेन लेना है। यही हुआ ना। उसी तरीके से कॉस्ट भी देखेंगे हम कि मेरे पास पॉकेट में 5 रुपया है कि मेरे पॉकेट में 10 रुपया है कि मेरे पॉकेट में 20 रुपया है, उस हिसाब से भी हम लेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हो या कुछ काम करते हो तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख करके करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमको डिजाइनिंग करना है RCC का, तो हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख करके क्या करना है, डिजाइनिंग करना है। अब वो पॉइंट्स क्या क्या है, वो पॉइंट्स देखो। नंबर वन वो पॉइंट्स है आपका सेफ्टी। क्या है, सेफ्टी। वो पॉइंट्स है आपका सेफ्टी। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, यानी कि आपका स्ट्रक्चर सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। किसके अगेंस्ट, जो भी लोड लग रहा है। ठीक है, आज लग रहा है 10 न्यूटन और उसके आने वाले 10-100 साल के बाद कितना लोड लगेगा उसका में, तो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। क्लियर है। सेफ्टी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग और बीम करेंगे, बीम का डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, बीम का क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेफ बनेगा। तो पहला नंबर में जो पहला पॉइंट हमको ध्यान में रख करके RCC का डिजाइनिंग करना है, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सेफ्टी। वो क्या है हमारे पास, सेफ्टी। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा नंबर में जो है वो है हमारे पास सर्विसिबिलिटी। हमारा स्ट्रक्चर सेफ्टी होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, सर्विसेबल भी होना चाहिए। यानी कि सर्विसेबल का मतलब क्या है, जिस काम के लिए हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को बनाया है वो काम हमारा होना चाहिए। ये कॉलेज हम बनाए हैं, क्यों बनाए हैं,
बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया है, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बनाया है ना जी, शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया है ना। तो यही काम अगर हमारा नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर सर्विसेबल है, नहीं बोलेंगे ना। उसी तरीके से अगर हम इस चीज़ का एग्जाम्पल ले, लेटर सपोज हमारे पास, लेटर सपोज एक हमारे पास हम एक रूम बनाए या गोडाउन बनाए, गोडाउन बोल दो, ठीक है, क्या करने के लिए? सीमेंट को स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए? सीमेंट को स्टोर करने के लिए एक गोडाउन बनाए हम लोग, क्या स्टोर करने के लिए? सीमेंट बैग को स्टोर करने के लिए। अब बनाने के बाद क्या हुआ कि कहीं से पानी जो है बारिश के दिनों में लीकेज करके अंदर आने लगा, वाटर इंटर करने लगा। अब तुम लोग बताओ, उस रूम में, जिस रूम में पानी आ जा रहा है, वहां हम लोग सीमेंट स्टोर कर पाएंगे? अगर हम सीमेंट रहेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो सीमेंट तो सेट कर जाएगा, पानी से खराब हो जाएगा सीमेंट। लेकिन स्ट्रक्चर या बिल्डिंग हमारा जो बनाए हैं हम लोग सीमेंट रखने के लिए, वो टूट के गिरा नहीं है, वो फेल नहीं किया, याद रखना। वो एडिजेड खड़ा है, सिर्फ कहीं से लीकेज हो जा रहा है जिसके वजह से पानी जो है वो इंटर कर जा रहा है। अब पानी जब इंटर कर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे जिस काम के लिए हम लोग बनाए हैं, यानी कि सीमेंट रखने के लिए हम लोग बनाए हैं, अब हम लोग यहाँ पे सीमेंट रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर कैसा नहीं है? सर्विसेबल नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सर्विसेबल होना चाहिए, सेफ्टी भी होना चाहिए और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए? सर्विसेबल भी होना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग लिफ्ट बनाए, है ना, लिफ्ट बनाए। लिफ्ट क्यों बनाते हैं हम लोग? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए, यही ना। तो अगर लिफ्ट बनाए हम लोग, किसी कारण वो लिफ्ट क्या किया? बेंड कर गया या डिफ्लेक्शन आ गया उसमें, है ना, तो टिल्ट कर गया, ठीक है। अब कोई बाहर से जाएगा, देखेगा वहाँ पे, है ना, कि ये तो बेंड किया हुआ लगेगा, गिर जाएगा। गार्ड भले बोलेगा तुम लोगों को कि नहीं नहीं गिरेगा भाई, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बेंड कर गया है बस, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम नहीं जाओगे डर से। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुमको लगेगा कि हम जाएंगे तो गिर जाएंगे, यही लगेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस काम के लिए हम लोग बनाए हैं वहाँ वही काम मेरा नहीं होगा, तब भी हम क्या बोलेंगे? हमारा स्ट्रक्चर क्या कर गया? फेल कर गया या सर्विसेबल नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सर्विसेबल भी होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? सेफ्टी के साथ साथ कैसा होना चाहिए? सर्विसेबल भी होना चाहिए। सर्विसिबिलिटी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डबली रेनफोर्स सेक्शन दे सकते हैं सिंगली रेनफोर्स की जगह में, ठीक है। क्या होता है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन या क्या होता है डबली रेनफोर्स सेक्शन, आगे आप लोग देखोगे। क्लियर यहाँ तक? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ज़्यादा स्पीड हो गया या ज़्यादा स्लो है? सब ठीक ठाक है ना? आगे बढ़े? ठीक, बस कुछ नहीं करना है, बस मेरा बातों को पढ़ के रखना है। सर आप ऐसे ऐसे बोले थे, हम उसी पे चलेंगे, ठीक है। अपना कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सो में तो थोड़ा मोड़ा जरूरत भी था लगाने का, थोड़ा दिमाग लगाना था तुम लोग को, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आधा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस ये है ना, इस सब चीज़ का दिमाग लगाना था तुम लोग को। लेकिन यहाँ पे तुम लोग को कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे बस हम बोलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है तुम लोग को? ज़्यादा याद करना पड़ेगा, है ना, कब हम क्या बोले हैं, कब किस सिचुएशन में क्या करना है, आपको सब कुछ हम बता देंगे। बस उसी रास्ते पे चलते जाना, आगे कभी भी हार्ड लगेगा ही। क्लियर यहाँ तक? ठीक, आगे देखो। अगला हमारे पास इन दोनों के साथ साथ, यानी कि सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के साथ साथ, हमारा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल भी होना चाहिए। मतलब जितने दिन के लिए हम लोग बनाए हैं उतना दिन तक तो कम से कम चलना चाहिए ना जी। 100 साल के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर को बनाया, तो कम से कम 100 साल के लिए चलना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, लाइफ टाइम उसको ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे साथ क्या होना चाहिए? सेफ्टी के साथ साथ, सर्विसिबिलिटी के साथ साथ ड्यूरेबल भी होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी एंड लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इररिलेवेंट। कहने का मतलब ये है कि ड्यूरेबल आपने अपने स्ट्रक्चर को बना दिया, लेकिन सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है या सर्विसिबिलिटी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि कोई फायदा नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर का, वो इररिलेवेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सेफ्टी के साथ साथ, सर्विसिबिलिटी के साथ साथ ड्यूरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। किसी एक में भी आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 देखा। ड्यूरेबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बाय प्रोवाइडिंग नॉमिनल कवर दे देते हैं। नॉमिनल कवर क्या होता है अभी आगे देखेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी। सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। अब सस्ता होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सस्ता बनाने के चक्कर में 4 को सरिया देना था या स्टील देना था तो आप उसको जगह में 2 को दे दिए, 16 mm का देना था तो आप 14 mm को दे दिए, है ना। तो ये सब कंप्रोमाइज नहीं करना है। इस सेफ्टी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सर्विसिबिलिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपना स्ट्रक्चर को कम से कम पैसा में बनाना है।
ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करते हैं। मोनोलिथिक कास्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, मोनोलिथिक कास्टिंग का मतलब ये होता है कि बीम और स्लैब का कास्टिंग एक साथ किया जाता है। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, इसी में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो अभी क्या देख लिया हम लोग, सेफ्टी देख लिया, सेफ्टी होना चाहिए, सर्विसिबिलिटी होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए साथ साथ, इकोनॉमी भी होना चाहिए। और पांचवा और लास्ट, आस्थेटिक। आस्थेटिक ये तो सभी चाहते हैं, दिखने में सुंदर होना चाहिए, है ना। दिखने में क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। दिखने में सुंदर होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर की जगह में आप सर्कुलर दे दो, तो दिखने में आपको अच्छा लगेगा बिल्डिंग आपका। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है सुंदर दिखाने का, तो ये एस्थेटिक होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रख करके हमको क्या करना है, आरसीसी का डिजाइनिंग करना है। अब यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बता, बोलो कोई दिक्कत है? अभी तक हम सिर्फ क्या डिस्कस किए हैं, अभी तक हम सिर्फ ये डिस्कस किए हैं कि अभी देखो एक बेस बना रहे हैं, है ना। आपको हम ये एहसास दिला रहे हैं कि आप किस दुनिया में भी आने वाले हो। तो जब हम सोम पढ़ा रहे थे तो आपका हर दिन अगल बगल एसएफडी बीएमडी चल रहा था ना, सोते उठते बैठते जागते एसएफडी बीएमडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस स्ट्रेन। तो उसी तरीके से अभी अब आप लोगों को चलेगा सिर्फ और सिर्फ आरसीसी। कहीं पे देखोगे अरे ये आरसीसी मेंबर है ना, सर ये बताए थे, सर ये बताए थे, इस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक बेस बनाए हैं। ठीक है, तो आरसीसी का डिजाइनिंग करने के लिए जो पॉइंट्स का ध्यान में रख करके हमको डिजाइनिंग करना पड़ता है, उस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस किए अभी 5 पॉइंट्स बता दिए। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पीसीसी। तो आरसीसी को समझने के लिए अभी तक हम तुम लोग को आरसीसी का मतलब नहीं समझाए, अभी तक हम आरसीसी का डिफिनेशन या उसका मतलब नहीं समझाए। ठीक है, तो आरसीसी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीसीसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट देखो, इट इज अ पेस्ट which is formed by addition of water in specified proportion mixture of bending material cement fine aggregate coarse aggregate। bending material का मतलब सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड हो गया, बालू, और कोर्स एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट हो गया, चिप्स हो गया। आप बोलते हो, क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये है कि ये पीसीसी जो है या प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है, ये आपका मिक्सर है। किस चीज का मिक्सर है, वाटर का, सीमेंट का, है ना, और क्या हो गया, एग्रीगेट का, और क्या हो गया हमारे पास, सैंड। इन चारों का क्या है, मिक्सर है। इसको मिक्स कर दोगे तो जो चीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पीसीसी बोल देंगे। एक चीज आपको यहां पे बताना चाहेंगे, अगर आप सीमेंट में सिर्फ और सिर्फ पानी को मिलाते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट पेस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, सीमेंट पेस्ट। अगर आप सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर को मिलाते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटार। अगर आप सीमेंट, सैंड, वाटर और एग्रीगेट, तो इसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट। तो ये चीज तो आपको पता होगा। अगर आप सीमेंट में सिर्फ और सिर्फ पानी को मिक्स करते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं सीमेंट पेस्ट। अगर यहाँ पे आप सैंड को डाल देते हो तो आप बोल देते हो इसी को मोटार, जिससे आप प्लास्टरिंग करते हो। ठीक है, अगर इसी में आप एग्रीगेट को मिला देते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंक्रीट या पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्लियर यहाँ तक? तो क्या बोला कंक्रीट का मतलब, कंक्रीट का मतलब ये हो गया कि ये मिक्सर है। किस चीज का मिक्सर है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट यानी कि बाइंडिंग मटेरियल और वाटर, इन चारों क्या मिक्सर है, जिसे हम क्या बोल देंगे, कंक्रीट बोल देंगे। ठीक, आगे बोलता है कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। कंक्रीट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है किस चीज में, कंप्रेशन में, और वीक होता है किस चीज में, टेंशन। ये चीज बोलता है आपका पीसीसी। इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो। लेट अस सपोज हमारे पास
एक बीम है ना, बीम किस चीज का बना हुआ है, पीसीसी का बना हुआ है, किसी का बना हुआ है, पीसीसी का बना हुआ है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो हमको पता है कि कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है कि खिंचाने का ताकत है उसका में, खिंचाएगा नहीं ना, डक्टाइल मटेरियल नहीं है ना, टूट जाएगा वो, ब्रेक कर जाएगा, तो हम बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल है। तो कंक्रीट कैसा है हमारा, ब्रिटल मटेरियल है। अगर इसी पीसीसी में यानी कि बीम में हम लोग लोड लगाएंगे ऊपर से इस तरीके से, तो बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन आएगा इसमें कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन हम अभी अभी तुम लोग को ये बताए कि हमारा जो कंक्रीट है वो ब्रिटल मटेरियल है, ना कि डक्टाइल मटेरियल है, बताए ना अभी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपेंड तो नहीं करेगा इस तरीके से, यही ना, लेकिन ये एक्सपेंड करेगा का टेंडेंसी रहेगा उसके पास कि एक्सपेंड करे, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इस एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, ये न्यूट्रल एक्सिस है। और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि जो बीम का साइज था वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, कम हो गया, कम हो गया ना ऊपर में, तो ऊपर में कम हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, कंप्रेशन जोन। क्या बोल देंगे, कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेस हो गया ये, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन। और नीचे यानी कि इसी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आप देख पा रहे हो कि ये क्या कर गया है, इसका बीम का साइज क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि ये एक्सपेंड कर गया। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या, कौन सा जोन हो गया हमारे पास, ये हो गया आपका टेंशन जोन। क्या हो गया, टेंशन जोन। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम लोग हमेशा और हमेशा कंप्रेशन जोन बोलेंगे, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम लोग हमेशा और हमेशा क्या बोलेंगे, टेंशन जोन बोलेंगे। क्लियर है यहां तक, ऊपर क्या हो गया कंप्रेशन जोन और नीचे क्या हो गया टेंशन जोन। ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं, हम लोग हमेशा यही बोलेंगे। कब चेंज करेंगे हम लोग वो करेंगे तो बता देंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे, और नीचे क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। कैसे बता दिए। अच्छा, एक चीज अभी अभी तुम लोग को हम बताए कि जो कंक्रीट होता है हमारा वो स्ट्रांग होता है किसके में, कंप्रेशन में, और वीक होता है टेंसाइल में, है ना। टेंशन क्या होता है, वीक होता है। तो ये टेंशन में वीक है, यानी कि ये एक्सपेंड नहीं कर सकता है, और एक्सपेंड होना चाह रहा है किसके वजह से, लोड के वजह से। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा, ये टूटने लगेगा नीचे से। इसीलिए हम लोगों को इसका रेनफोर्सिंग करने का जरूरत पड़ा। अब यहां से इंट्रोड्यूस होगा हमारा आरसीसी। नीचे क्या करना पड़ेगा हमको, अच्छा जरूरत कहां भी पड़ा, टेंशन जोन में, कंप्रेशन जोन में जरूरत पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, हाँ। तो वहां पे तो सिकुड़ गया ना, और उसके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता, इसीलिए हमको इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ देना होगा, यानी कि हमको इसका रेनफोर्सिंग करना होगा। इसकी मदद से करेंगे, अभी आगे देखेंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक ये पता है कि कंप्रेशन जोन क्या होता है, और पीसीसी जो होता है हमारा कंक्रीट जो होता है वो स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, और वीक होता है किसी में, टेंशन में। कहाँ गया स्लाइड हमारा, स्लाइड देखो। अभी हम यही बताए, कंक्रीट स्ट्रांग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। आगे बोलता है इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड बाय रेनफोर्सिंग इट। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है किसके वजह से, रेनफोर्सिंग करके। इसमें हम रेनफोर्सिंग कर देंगे, रेनफोर्सिंग किसकी वजह से करेंगे वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इट बाय स्टील, यहाँ पे लिख दिया है स्टील की मदद से, एंड इज टर्म्ड एज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो अब इसी कंक्रीट में आप लोग इसका रेनफोर्सिंग कर दोगे स्टील की मदद से, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, आरसीसी बोल देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आरसीसी का मतलब क्या होता है। क्लियर है। उससे पहले एक और पॉइंट लिखा गया यहां पर, क्या पॉइंट लिखा, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 1/10 अप्रोक्सीमेटली ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि कंक्रीट के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम होता है। कितना होता है, डाटा दे दिया आपको, 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेट अस सपोज है 20, कितना है, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, 1/10 ऑफ दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/10 इंटू 20, यानी कितना हो गया, 10 दूना 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर किसी कंक्रीट का
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा 1/10 ऑफ 20, यानी कि कहने का मतलब ये 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले तो अभी तक हम लोग सिर्फ बात किया किस चीज का, पीसीसी का। अब बात करेंगे हम लोग किस चीज का, आरसीसी का। चलिए आरसीसी की बात करते हैं। आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ये आरसीसी अभी बता दिए एक डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला, पहला पॉइंट देखो, इट इज अ कंक्रीट विथ रेनफोर्स्ड एम्बेडेड इन इट, इसमें रेनफोर्समेंट हम लोग एम्बेडेड कर दिए इन इट दैट मेक्स इट कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ आल्सो। कंक्रीट तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने के लिए कैपेबल था ही, लेकिन हम लोगों ने इसमें इसको और कैपेबल बनाया, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी रजिस्ट करने का कैपेबिलिटी पैदा किया उसके अंदर। तो हम लोग इसको क्या बोल दिए, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोल दिए। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े तो पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारे पास। आगे पॉइंट क्या बोला, रेनफोर्स्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ द फाइबर्स दैट स्ट्रांग इन टेंशन। हमको रेनफोर्समेंट करना था एक ऐसा मटेरियल के साथ जो हमारा स्ट्रांग हो, किस चीज में, टेंशन में, है ना। तो हमको ऐसा मटेरियल को उठाना था और ऐसा मटेरियल को एम्बेडेड करना था कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रांग हो, किसके अंदर, टेंशन के अंदर। यही ना काम था हमारा, तो हम उठाएंगे, है ना। तब ऐसा मटेरियल हम लोगों ने सर्च किया कि कौन कौन सा मटेरियल है, तो बहुत सारा मटेरियल हमारे पास निकल के आया, जैसे कि बंबू आया, है ना, जियो टेक्सटाइल्स आया, कॉपर्स आया, तो इन नंबर ऑफ मटेरियल हमारे पास निकल के आए जिसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ अवेलेबल था। अब हम लोगों ने क्या चूज किया, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, बंबू है, जियो टेक्सटाइल्स है, स्टील है, एक्सेट्रा। हम लोगों ने क्या चूज किया, हम लोगों ने चूज किया स्टील। अब यही क्यों चूज किया, बाकी दोनों चीज को चूज क्यों नहीं किया, उसके पीछे कहानी है, वो कहानी कब देखेंगे और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर हम लोग स्टील बार का क्यों यूज करते हैं। तो आगे पॉइंट लिखा गया है, स्टील बार्स आर जनरली यूज्ड फॉर रेनफोर्स्ड ऑफ कंक्रीट एज, उसका क्या का रीजन है, पहला रीजन देखो, पहला रीजन क्या बोलता है, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड सराउंडिंग इंश्योर स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, दैट इज द स्ट्रेन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन स्टील एंड कंक्रीट वुड बी सेम। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपको हम क्या बताए थे, आपको हम बताए थे थर्मल स्ट्रेस के बारे में बताए थे। कहाँ बताए थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताए थे। क्या बताए थे, जब आपको हम थर्मल स्ट्रेस बता रहे थे कि हम बताए थे कि टेम्परेचर के चेंज होने से भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाता है, बताए थे ना। और उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं। अब अगर स्ट्रेस हमारे कहानी में आ गया है तो हम ये भी बोलेंगे कि स्ट्रेन भी आएगा, और उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, थर्मल स्ट्रेन बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना। और वहां पे एक चीज आया था जिसको हम लोग बोल रहे थे अल्फा, क्या बोल रहे थे, अल्फा। और अल्फा के बारे में हम ये बताए थे आपको कि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। अब उस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा का वैल्यू जो होता है वो किसका, आपका कहाँ गया, बंबू का अगर हम बात करें या जियोस्ट्रक्चर की बात करें या किसी की भी बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा निकल के आता है। यानी कि अगर अल्फा का वैल्यू ज़्यादा निकल के आया मतलब स्ट्रेन का वैल्यू ज़्यादा निकल के आया, यानी कि वो चेंज, उसका जो डायमेंशन में चेंजिंग निकल के आएगा या चेंज इन लेंथ निकल के आएगा या स्ट्रेन निकल के आएगा, वो ज़्यादा निकल के आएगा। और हम ऐसा चाहेंगे कि ज़्यादा निकल के आए, नहीं ना। तो हम ऐसा मटेरियल को लेंगे ना भाई जिसमें अल्फा का वैल्यू कम निकल के आए। और एक चीज़, ये जो अल्फा का वैल्यू है वो स्टील का भी और कंक्रीट का भी लगभग सेम निकल के आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब देखो दो चीज से मिलकर बना हुआ है आरसीसी ना, एक हो गया हमारे पास स्टील और एक हो गया हमारे पास कंक्रीट, दो चीज से मिलकर बना हुआ है ना। अब ये दोनों आपस में तो लॉक्ड है ना, एक ही मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है ना। अब तुम ही सोचो कि स्टील ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, कंक्रीट कम एक्सपेंड करेगा, तो दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग अच्छे से बना पाएगा, नहीं बना पाएंगे ना। अगर दोनों का दोनों एक साथ और एक ही अमाउंट पे चेंज करे तो वो बॉन्डिंग में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये है, यही पॉइंट बोल रहा है कि जो बॉन्ड बनेगा स्टील और हमारे क्या बोलते हैं ये कंक्रीट के बीच में, वो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनेगा बॉन्ड। क्यों, उसका रीजन क्या है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इंश्योर होगा वहां पे। क्लियर है, उसका पूरा कहानी आप लोगों को हम क्या कर दिए, बता दिए। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रीजन क्या हुआ हमारे पास कि जो स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्ड बनेगा आपस में, वो बॉन्ड बेटर बनेगा। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीजन क्या बोला, दूसरा रीजन ये बोला कि स्टील इज इक्वली स्ट्रांग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, देयर बाय हेल्प्स इन कॉज ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल। आप कुछ भी स्ट्रक्चर बनाओ, हो सकता है कभी स्ट्रेस का वैल्यू टेंसाइल नेचर का है तो वो बाद में कंप्रेसिव नेचर का हो, जैसे बहुत स्ट्रक्चर होता है ना। अभी अगर आपका टेंसाइल नेचर का है, उसमें टेंशन
इंड्यूस किया गया है तो बाद में वो कंप्रेशन हो जाए, फिर बाद में फिर टेंशन हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस रिवर्सल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिवर्सल। तो स्ट्रेस रिवर्सल में भी फायदा करेगा आपका ये स्टील। क्या फायदा करेगा? तो बोल रहा है यहाँ पे कि स्टील जितना स्ट्रांग होता है टेंशन में, उतना ही स्ट्रांग कंप्रेशन में भी होता है। तो हमको तो सिर्फ ऐसा मटेरियल लेना था जो स्ट्रांग हो किस चीज में? स्टील, टेंशन में ना, टेंशन में स्ट्रांग हो। तो लेकिन अगर हम ऐसा मटेरियल लेंगे जो टेंशन में तो स्ट्रांग है ही, साथ ही साथ आपको कंप्रेशन में भी उतना ही स्ट्रांग दे रहा है। बात समझ रहे हो? तो हमको ज्यादा फायदा मिल गया, तो हम लोग स्टील को प्रीफर करेंगे। तो ये दूसरा रीजन हो गया कि स्टील को हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा बोलता है स्टील ऑल्सो इम्पार्ट्स डक्टिलिटी टू दी कंक्रीट विच अदरवाइज ए बिटर मटेरियल। स्टील आपका डक्टिलिटी इम्पार्ट्स करता है, ये आपको सबको पता है। अब जब आप इसमें स्टील प्रोवाइड कर दोगे तो वो जो हमारा मटेरियल होगा या आरसीसी होगा वो बिहेव कैसे करेगा? डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? तो ये कहानी था हमारा किस चीज का? आरसीसी का। तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये देखे कि आरसीसी को, कि आरसीसी में हम लोग जो डिजाइनिंग करते हैं वो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके डिजाइनिंग करते हैं, वो पॉइंट्स को देखे। उसके बाद फिर हम बात किए आपको पीसीसी के बारे में, उसके बाद फिर हम बात किए किस चीज के बारे में? आरसीसी के बारे में। इतना ही लेक्चर अभी तक हम लोग देखे हैं। आगे और चलेगा कि बंद करें? हैं? बंद कर दे? पक्का बोलो, बंद कर दे या फिर आगे और चलाए? नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, आज के लिए नहीं रखने देते हैं, ठीक है? फिर बाकी हम कल करेंगे, ठीक है?